दोस्तों, एक मरीज एक प्राइवेट अस्पताल में कई दिनों से बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो सबसे पहला सवाल यही था, मेरे घर वाले कहाँ हैं? लेकिन नर्स ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। आपके परिवार वालों ने कहा कि चाहे बचाओ या मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ किया वही उसे मरने के लिए छोड़ गए। लेकिन एक सवाल अब भी उसे बेचैन कर रहा था, अगर उन्होंने छोड़ दिया तो फिर मेरा इलाज किसने किया? नर्स ने इशारा किया। इस अस्पताल की डॉक्टर मैडम ने। मरीज भारी कदमों से डॉक्टर के केबिन में गया, लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कांपते हाथों से डॉक्टर मैडम के सामने झुका और उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोस्तों, कौन था ये मरीज और कौन थी वह डॉक्टर जिससे मरीज माफी मांग रहा था, जिसने बिना किसी रिश्ते नाते के उसकी जान बचाई? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में संजू नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता के पास अच्छा पैसा था और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। संजू अपने माता पिता की लाडली थी और पढ़ने में तेज थी और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी डॉक्टर बने। उसके माता पिता भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे ही वह बड़ी हुई, उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने संजू से कहा, बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनते ही संजू ने साफ मना कर दिया, पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले मुझे पढ़कर एक बड़ा डॉक्टर बनना है, उसके बाद ही शादी करूंगी। पिता ने बेटी की बात तो समझी, लेकिन गांव का माहौल और समाज की बातें उन्हें परेशान करने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन गांव वाले तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लड़की बड़ी हो गई है, फिर भी इसकी शादी क्यों नहीं हो रही? मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलें। मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। संजू ने अपने पिता की चिंता को देखते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद पिता ने संजू के लिए अच्छा लड़का ढूंढना शुरू किया। काफी खोजने के बाद उन्हें सुभाष नाम का एक लड़का मिला, जो पास ही शहर में रहता था। सुभाष का परिवार बड़ा और संपन्न था। उनका बड़ा बिजनेस था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। सुभाष अपने माता पिता और दो बड़े भाइयों के साथ रहता था, जिनकी पहले ही शादी हो चुकी थी। जब सुभाष ने संजू की तस्वीर देखी तो उसे पहली ही नजर में पसंद कर लिया और शादी के लिए हाँ कह दी। संजू के पिता ने शादी से पहले सुभाष और उसके परिवार से एक बात साफ कह दी, हमारी बेटी पढ़ाई करना चाहती है, शादी के बाद भी उसे पढ़ने देना होगा। अगर आप पढ़ाई में पैसे नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च खुद उठाऊंगा, लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सुभाष के घर वाले इस बात पर थोड़ा सोचे, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर दी। इसके बाद संजू और सुभाष की शादी हो गई और शादी के बाद संजू जब ससुराल पहुंची तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। बड़ा घर, अच्छा परिवार और हर तरह की सुख सुविधा थी। संजू ने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वह पूरे परिवार के साथ हंसती खेलती और घर को अच्छे से संभालती थी। सुभाष को संजू पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसीलिए धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार और गहरा हो। संजू ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, संजू की जेठानियों को यह बात खटकने लगी। उन्हें जलन होने लगी कि जब वे घर का काम कर रही होती हैं तो संजू बाहर जाकर पढ़ाई कर रही होती है। उन्होंने सोचा, अगर यह पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन गई तो घर में इसका रुतबा सबसे ऊपर हो जाएगा, हमें कोई अहमियत ही नहीं मिलेगी। बस यही सोचकर वे दोनों मिलकर संजू के खिलाफ साजिश रचने लगी। शुरू में उन्होंने घर में छोटी छोटी अफवाहें फैलानी शुरू की। देखो ना, संजू को घर के काम से कोई मतलब ही नहीं, दिन भर बाहर रहती है, पता नहीं किससे मिलती होगी। धीरे धीरे यह बातें सुभाष और उसके माता पिता तक पहुंच गई। लेकिन सुभाष के माता पिता संजू को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कहा, हमें इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संजू हमारे कहे अनुसार ही चलती है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। सुभाष ने भी अपनी माँ की बात मान ली और इस तरह यह अफवाह दब गई। लेकिन क्या यह साजिश यहीं खत्म हो गई थी? क्या संजू की जेठानियां हार मान गई या उन्होंने कुछ और बड़ा करने की योजना बनाई? क्या सुभाष और उसके माता पिता हमेशा संजू का साथ देंगे? संजू की जेठानियों ने जब देखा कि अफवाहें फैलाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा तो उन्होंने एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। इस बार वे संजू की पूरी जिंदगी बदलने पर उतारू थी। वह चुपके से उसके कॉलेज पहुंच गई और वहां से संजू की कुछ तस्वीरें निकाल ली। तस्वीरों में वह अपने एक क्लासमेट से बात कर रही थी। बस यही मौका चाहिए था उन्हें। उन्होंने तस्वीरों को थोड़ा घुमा फिरा कर पेश किया ताकि ऐसा लगे कि संजू का उस लड़के से खास रिश्ता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे घर में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। देखो, हमारी नई बहू का तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, दिन रात पढ़ाई के नाम पर बाहर रहती है, असल में करती क्या है कोई नहीं जानता। यह बातें सुभाष के माता पिता के कानों तक भी पहुंची, लेकिन वह समझदार थे। उन्होंने कहा, हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारी बहू ऐसी नहीं है। लेकिन जब यही तस्वीरें सुभाष तक पहुंची तो उसकी आंखों में आग भर गई। वह बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में उबल पड़ा। उसने तुरंत संजू से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। यह सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया। संजू ने समझाने की कोशिश की। सुभाष, यह सब झूठ है। यह लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है, हम सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी भाभियां सिर्फ मेरे खिलाफ साजिश रच रही हैं। लेकिन सुभाष के दिमाग में अपनी भाभियों द्वारा भरी शक भरी बातें गूंज रही थी। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। घर में एक बड़ी बहस छिड़ गई। संजू के सास ससुर ने भी सुभाष को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भाभियों की चाल सफल हो गई थी। पूरे परिवार के सामने फैसला लिया गया कि अब संजू घर से बाहर पढ़ाई करने नहीं जाएगी। संजू के दिल को यह बात चीर गई। उसने तुरंत विरोध किया, नहीं, मैंने शादी से पहले ही साफ कह दिया था कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, मैं अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। सुभाष ने गुस्से में जवाब दिया, अगर इस घर में रहना है तो पढ़ाई छोड़नी होगी, यह आखिरी फैसला है। संजू का दिल टूट गया, लेकिन उसने चुप रहकर कुछ दिनों तक सोचना बेहतर समझा। 4-5 दिन बीत गए। इस दौरान संजू ने कई बार सुभाष को समझाने की कोशिश की। सुभाष, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में कभी सोचा तक नहीं। यह सब तुम्हारी भाभियों की चाल है। लेकिन सुभाष ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अब पूरी तरह से अपनी भाभियों की बातों में आ चुका था। अंत में कुछ दिन बाद उसने संजू के सामने एक आखिरी फैसला रख दिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो पढ़ाई छोड़नी होगी, नहीं तो तुम अपने मायके जा सकती हो। घर में सभी लोग बैठे थे। माहौल बिल्कुल गंभीर था। संजू ने गहरी सांस ली और कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया, अगर मेरी पढ़ाई से इस परिवार को परेशानी रही है तो क्यों ना हम इस परिवार से अलग हो जाएं। सुभाष के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने गुस्से में संजू को धमकाया,
तुम मुझे परिवार से अलग करने की बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुस्से में वह उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कि उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी सुभाष के माता पिता और उसके बड़े भाई बीच में आ गए। सुभाष, रुक जाओ, हम इस घर में हाथ उठाने वाली बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने संजू के पिता को बुलाया और फैसला लिया गया कि संजू कुछ दिन मायके में रहेगी, तो शायद इसे समझ आ जाएगा कि औरत को अपने परिवार के हिसाब से चलना चाहिए। संजू के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। वह सिर्फ पढ़ना चाहती थी और इसी वजह से उसे मायके भेज दिया गया। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन इन लोगों ने झूठे इल्जाम लगाकर मेरी पढ़ाई रोक दी। मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अब जो होगा वह सिर्फ तुम्हारी मर्जी से होगा। लेकिन क्या वाकई संजू की जिंदगी अब उसके फैसले के अनुसार चलेगी? क्या सुभाष को कभी सच्चाई का एहसास होगा? क्या संजू अपना सपना पूरा कर पाएगी? खैर, संजू के पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बेटी, हर घर में छोटी मोटी नोक झोंक होती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी शादी तोड़ने का फैसला कर लो। लेकिन संजू की आंखों में अटूट हौसला था। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ तो आप मेरी एक बात समझ लीजिए। मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे पढ़ाई करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर सुभाष और उसका परिवार मेरी पढ़ाई को स्वीकार कर सकते हैं तो ही मैं उनके घर वापस जाऊंगी, वरना मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। संजू का आत्मविश्वास देखकर उसके पिता भी चुप हो गए। उन्होंने अपनी बेटी के फैसले को स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन सुभाष ने ना तो फोन किया और न ही संजू को वापस लाने की कोई कोशिश। आखिरकार संजू के पिता ने खुद पहल की और सुभाष के माता पिता को फोन किया। समधी जी, बच्चों को समझाइए, इस तरह घर उजाड़ देना ठीक नहीं है। सुभाष के माता पिता ने गहरी सांस ली और बोले, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन सुभाष अपनी जिद पर अड़ा है। वह कहता है कि अगर संजू इस घर में वापस आएगी तो उसे पढ़ाई छोड़नी होगी। संजू के पिता ने धीमी आवाज में जवाब दिया, अगर आपका बेटा जिद पर अड़ा है तो मेरी बेटी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी। वह पढ़ाई करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सुभाष ने संजू को तलाक देने का फैसला कर लिया। सुभाष के माता पिता को पता था कि वह संजू से बेहिंता प्यार करता है, लेकिन अपनी भाभियों की चाल में फंसकर उसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद संजू ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। सुभाष की यादें कभी कभी उसके दिल में हलचल मचा देती, लेकिन वह खुद को संभाल लेती। वह जानती थी कि अब उसे सिर्फ अपने सपनों की तरफ बढ़ना है। समय बीतता गया। सालों बाद संजू अपने कड़े परिश्रम और समर्पण से एक मशहूर डॉक्टर बन गई। इन 10 सालों में उसके पिता ने कई बार उससे दोबारा शादी करने की बात की, लेकिन हर बार संजू ने साफ मना कर दिया। अब वह न केवल एक सफल डॉक्टर थी, बल्कि उसने अपने पैसों से एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनवा लिया था, जहां वह गरीबों का इलाज मुफ्त में किया करती थी। एक दिन शाम को जब वह अपने हॉस्पिटल में मरीजों की जांच कर रही थी, तभी इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप मच गया। डॉक्टर मैम, एक मरीज को बहुत बुरी हालत में लाया गया है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। संजू भागकर इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंची। जैसे ही उसने स्ट्रेचर पर पड़े घायल मरीज की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि सुभाष था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, शरीर पर कई गहरे घाव थे। वह बेहोश पड़ा था।
संजू ने अपने दिल को मजबूत किया और रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर तुरंत सुभाष के परिवार वालों को फोन करने के लिए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत सुभाष के परिवार वालों को फोन करके बताया कि सुभाष का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। जल्दी से आकर उसे देख लीजिए और इलाज के पैसे जमा कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, हम किसी सुभाष को नहीं जानते। दोस्तों, आज वही परिवार जिसके लिए सुभाष ने कभी संजू को छोड़ा था, आज उसी परिवार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। खैर, रिसेप्शनिस्ट ने संजू के केबिन में आई और बोली, डॉक्टर मैम, हमने सुभाष के घर वालों को फोन किया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी सुभाष को नहीं जानते। संजू के चेहरे पर हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि सुभाष के परिवार ने इतनी आसानी से उसे ठुकरा दिया। लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है इतने सालों में उन्होंने अपना नंबर बदल लिया हो और फोन गलती से किसी और के पास चला गया हो। यही सोचकर उसने फैसला किया कि सुभाष का इलाज हॉस्पिटल की तरफ से करवाया जाएगा। आखिर यह हॉस्पिटल खुद डॉक्टर मैडम की ही थी, इसलिए उसने खुद सुभाष की देखभाल करनी शुरू कर दी। इसी तरह 5-6 दिन बीत गए और आखिरकार एक दिन अचानक सुभाष को होश आ गया। उसने नर्स को देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरे घर वालों को बुलाइए। नर्स ने हल्की उदासी के साथ जवाब दिया, सर, हमने आपके घर फोन किया था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो किसी सुभाष को नहीं जानते। यह सुनकर सुभाष का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने कांपते हाथों से नर्स से पूछा, फिर मेरा इलाज कौन करवा रहा है? नर्स मुस्कुराई और बोली, आपका पूरा इलाज अस्पताल की तरफ से किया जा रहा है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुभाष के दिमाग में तूफान मच गया। उसने नर्स से उन नंबरों को मांगा जिन पर फोन किया गया था। जैसे ही उसने उन नंबरों को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये नंबर उसके बड़े भाई के थे, उसके अपने भाई, जिनके लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। आज उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। एक झटके में वह अंदर तक टूट गया। उसने भारी आवाज में नर्स से कहा, मेरा इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नर्स ने डॉक्टर के केबिन की ओर इशारा करके कहा, उन डॉक्टर मैडम से मिल लीजिए, वही आपकी देखभाल कर रही है। सुभाष लड़खड़ाते कदमों से डॉक्टर मैडम के केबिन की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, उसने जो चेहरा देखा, वह देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह संजू थी। संजू को देखकर सुभाष की आंखों में पछतावे का दर्द था। उसकी जुबान कांपने लगी। संजू ने शांत आवाज में कहा, आओ बैठो, कैसी तबीयत है? अब यह सुनते ही सुभाष फूट फूट कर रो पड़ा। उसने संजू के पैरों को पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगा, संजू, मुझे माफ कर दो, मैंने पूरी दुनिया देख ली। अब समझ आया कि मैं कितनी बड़ी गलती की थी। संजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो यह दुनिया पहले ही देख ली थी सुभाष, तभी तो मैंने तुम्हें इस अस्पताल में एडमिट कर लिया। हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ यादें थी जिनकी खातिर मैंने तुम्हारा इलाज करवा दिया। सुभाष की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, धन्यवाद संजू, सच में धन्यवाद। तभी संजू के मन में एक ख्याल आया। उसने सुभाष को रोका और पूछा, आपके माता पिता कैसे हैं? सुभाष का चेहरा एकदम बुझ गया। उसने धीरे से कहा, जब हमारा तलाक हुआ उसके कुछ समय बाद ही दोनों बहुत बीमार रहने लगे। आखिरी वक्त तक वे यही कहते रहे कि बेटा, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी और फिर वह एक दिन चल बसे। संजू को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन सुभाष आगे बोलता गया, जब वह चले गए और तुम भी मेरी जिंदगी से चली गई, तब मैंने अपने भाइयों के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन अब समझ आ रहा है कि जिन भाइयों के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा, वही मुझे पहचानने से इनकार कर चुके हैं। और सुभाष ने फिर बताया, जो संपत्ति मेरे हिस्से में आई थी, वह भी उन्होंने अपने नाम करवा ली। उन्होंने कहा,
जब तू शादी ही नहीं कर रहा तो तुझे इन चीजों की जरूरत ही क्या है। फिर सुभाष ने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज में कहा, आज मुझे सबका असली चेहरा दिख गया संजू। संजू कुछ पल चुप रही, फिर अचानक उसने गौर किया कि सुभाष ने अब तक शादी नहीं की। वह उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब देख सकती थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें इतना ही अफसोस था तो कभी मेरे पास आकर यह सब बताया क्यों नहीं। सुभाष ने अपनी भीगी आंखें ऊपर उठाई और कांपती आवाज में बोला, मैं आता, पर किस मुंह से आता। मैं ही था जिसने तुम्हें ठुकरा दिया था, वह भी अपने उन भाभी और भाइयों के लिए जिन्होंने आज मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इतना कहते ही वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा। इस बार संजू खुद अपनी कुर्सी से उठी, उसके पास आई और हल्के से उसका कंधा थपथपाया। सुभाष, जो हुआ सो हुआ, अब उस दर्द को पीछे छोड़ दो और आगे की जिंदगी अच्छे से जियो। सुरेश ने मायूसी से सिर झुका लिया। अब इस जिंदगी में बचा ही क्या है संजू, मैंने सब कुछ खो दिया, बस तुम्हारे वह पैसे लौटाने हैं जिनसे तुमने मेरा इलाज करवाया। उसके बाद जहाँ पर किस्मत ले जाएगी चला जाऊंगा। संजू ने ठहर कर उसकी ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई सुभाष, अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ रह सकते हैं। सुभाष ने चौंक कर उसकी ओर देखा, तुम अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो। संजू मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह अब भी है, वरना तुमने भी अब तक शादी कर ली होती। सुभाष की आंखें एक बार फिर छलक पड़ी। उसने झट से संजू को गले लगा लिया और दोनों जोर जोर से रोने लगे। फिर कुछ देर बाद संजू ने अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा, मुझे सुभाष फिर से मिल गया और मैं उसी से दोबारा शादी करना चाहती हूँ। उसके पिता यह सुनकर बेहद खुश हुए। आखिरकार उनकी बेटी ने इतनी सालों तक शादी नहीं की थी और समाज में लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। अब जब वह फिर से सुभाष से शादी करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में धूमधाम से संजू और सुभाष की शादी हो गई। सुभाष अब संजू के साथ अस्पताल में ही काम करने लगा। वो अस्पताल का पूरा मैनेजमेंट संभालता और संजू मरीजों का इलाज कर। जब सुभाष के भाई भाभीियों को यह खबर मिली कि उसने फिर से संजू से शादी कर ली है तो उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वह अपनी प्रॉपर्टी वापस ना मांग ले। लेकिन सुभाष ने साफ शब्दों में कह दिया, आप बेफिक्र रहिए, मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं, मेरी असली दौलत संजू है और वह मुझे मिल चुकी है। इसके बाद सुभाष ने कभी भी अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखा और अपनी बाकी जिंदगी संजू के साथ खुशी खुशी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि रिश्तों को अहंकार और भारी प्रभावों के कारण नहीं तोड़ना चाहिए। सच्चा प्यार और अपनापन सबसे बड़ी दौलत होती है जिसे समय रहते समझ लेना चाहिए। कभी भी शक के आधार पर अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। रिश्ते कच्चे धागे के समान होते हैं जो टूटने पर गांठ पड़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।